पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी इस बार चंडीगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है। खास बात यह है कि चंडीगढ़ में उनका जन्म हुआ और दुख की बात यह है कि उसी चंडीगढ़ में इनके पिता की आतंकियों ने इनके सामने ही हत्या कर दी थी। चंडीगढ़ मनीष तिवारी 1991 से लड़ना चाहते थे, मौका मिला है 2024 में। मनीष जी, चंडीगढ़ और आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, श्री राहुल गांधी जी का, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का, केसी वेणुगोपाल जी का और सारे जो हमारे साथी हैं, हमारे इंचार्ज राजीव शुक्ला जी, सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। जो हमारे को इंचार्ज हैं तेजेंद्र बिट्टू जी कि मुझे पार्टी ने चंडीगढ़ की सेवा करने का मौका दिया। चंडीगढ़ मेरी जन्मभूमि है और उसे जो कर्म भूमि बनाने का कांग्रेस पार्टी ने आज मुझे अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं कांग्रेस के नेतृत्व का बहुत आभारी हूँ। दुख की यादें भी बहुत जुड़ी हैं वहाँ से। देखिए, मैंने अपने जीवन के बहुत ही अनमोल पल उस शहर में बिताए हैं। मैं पैदा वहाँ हुआ, स्कूल वहाँ गया, कॉलेज वहाँ गया, यूनिवर्सिटी वहाँ से की और आपकी बात सही है, कुछ दुखद घटनाएं भी हुई। और पिछले 5 वर्ष में, क्योंकि जो मेरा अभी भी संसदीय क्षेत्र है श्री आनंदपुर साहिब, जिसकी सेवा करने का मुझे मौका मिला, वो मेरे घर 4 सेक्टर चंडीगढ़ में से 200 गज से शुरू होता था। तो एक तरीके से वो दोनों संसदीय क्षेत्र मेरी निगाह में रहते थे, क्योंकि मैं रहता चंडीगढ़ था और नुमाइंदगी श्री आनंदपुर साहिब की करता था। वह पढ़ा लिखा शहर है, बहुत ही बुद्धिजीवियों का शहर है और बहुत एनलाइटन लोग रहते हैं और उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। लगातार वहां से कांग्रेस के टिकट पर पवन कुमार बंसल, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो लड़ते आए हैं। इस बार उनका टिकट कटा है, तो कैसे बात बनेगी आगे? देखिए, श्री पवन बंसल जी कांग्रेस के बहुत ही कद्वर नेता हैं और मैं उनकी व्यक्तिगत तौर पे बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने अपना पहला भाषण, जब मैं NSUI का पंजाब का जनरल सेक्रेटरी था, उनके सम्मान में दिया था 31 मार्च 1984 को। वो राज्यसभा के सांसद निर्विरोध जीत के आए थे पंजाब से और NSUI भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने उनके ऑनर में एक पंजाब यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में फंक्शन रखा था और उसमें मेरे पिताजी भी मौजूद थे। वो नामजद सांसद थे राज्यसभा के और वो मेरे पिताजी के सामने मेरा पहला और आखिरी भाषण था, क्योंकि उसके 3 दिन बाद आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी थी। तो इसलिए बंसल साहब से एक बहुत पुराना हमारा रिश्ता रहा है और मेरे माताजी अब वो नहीं रहे, उनको भी बंसल साहब के साथ काम करने का मौका मिला है और मैं ज़रूर आज जाऊंगा और उनका आशीर्वाद लूंगा और उनका आशीर्वाद लेके ही अपना जो प्रचार है उसको शुरू करूंगा। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है अब की बार 400 पार। उनका जो संकल्प पत्र है उसका टैगलाइन है कि 24x7 2047 का लक्ष्य विकास का। देखिए, अभी तो लोग पिछले 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। 2047 तो एक काल्पनिक उनकी मन का भ्रम है। अभी तो लोग ये जानना चाहते हैं कि पिछले 10 साल में क्या हुआ। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, मनरेगा जिसको आप गड्ढे खोदने की स्कीम कहते थे, उसका बजट 2014 में 33,000 करोड़ था, आज 94,000 करोड़ रुपया है। पिछले 10 वर्ष में जो अमीर है, कुछ चंद लोग बहुत अमीर हो गए हैं और भारत की अधिकतर जनसंख्या गरीब हुई है। जो इनकम इनक्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है और इसलिए जो लोग 2047 का सपना दिखा रहे हैं, सबसे पहले तो लोग पिछले 10 साल का हिसाब किताब जानना चाहते हैं। मोदी की गारंटी, वो कहते हैं संकल्प पत्र जो है मोदी की गारंटी है और उसकी गारंटी है कि वो गारंटी के साथ पूरा होगा जो भी संकल्प पत्र वो दे रहे हैं। देखिए, गारंटियां तो बहुत दी गई थी।
आपके 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में, उसके अलावा बहुत और इस किस्म के मन लुभावने वायदे किए गए थे। और इसी का हिसाब किताब लोग लेना चाहते हैं कि भाई आपने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमत गिरती रही और यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती रही। तो ये जो बुनियादी मुद्दे हैं लोगों के, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। जब हमने सरकार छोड़ी थी 2014 में, तो शायद 384 रुपये का गैस का सिलेंडर था। ये गैस के सिलेंडर 1100-1200 रुपये कैसे पहुंच गया? और फिर आपने 200 रुपये रियायत दे दी। जब चुनाव आता है तो लोग चुप हैं, पर जो चुप की लाठी है जब वो लगती है तो उसकी जो पीड़ा है वो बहुत ज़्यादा होती है। एक सवाल थोड़ा हिंदुस्तान से बाहर का है सर, कि जिस तरीके से विश्व के हालात हैं, इजराइल के ऊपर ईरान ने हमला कर दिया और एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति, युद्ध की स्थिति जैसी बन गई है। इस पर आपके विचार क्या है, क्योंकि आप विदेशी मामलों को काफ़ी अच्छी तरह समझते हैं? देखिए, जो मिडल ईस्ट है उसकी परिस्थिति संवेदनशील होती जा रही है, और इस तरह के अगर हालात बनेंगे और जो बन चुके हैं उसका अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के ऊपर, ख़ासकर जो कच्चे तेल का बाज़ार है उसके ऊपर बहुत असर पड़ता है। और मिडल ईस्ट की अगर स्टेबिलिटी, स्थिरता डिस्टर्ब होती है तो उसका एक नकारात्मक प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ता है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि मिडल ईस्ट की जो परिस्थिति है उसको स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया TV9 से बात करने के लिए। तो ये थे मनीष तिवारी। दिल्ली से कुमार विक्रांत सिंह, TV9 भारत।